हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे 18 से लेकर 20 जून तक के सारे करंट अफेयर्स। बट पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हम लास्ट क्लास में आपसे पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है जिसको पहले, उसके प्रेसिडेंट कौन है। तो हमने बहुत बार डिस्कस किया था, मार्कोस प्राडो ट्रोइजो उसके प्रेसिडेंट हैं, जो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इनॉग्रल पोस्ट थी जो वो होल्ड की थी केवी कामथ ने, जो इंडिया के ही एक बैंकर हैं, ठीक है। वो फर्स्ट थे, उनको सक्सीड करके फिर मार्कोस प्राडो ट्रोइजो जो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं वो बन गए एनडीबी के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिक्स को चेयर कौन कर रहा है 2022 में, जो ब्रिक्स मीटिंग रहेगी उसको कौन चेयर कर रहा है, तो वो चाइना चेयर कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा था चीफ ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी, तो वो मनोज पांडे हैं, जिन्होंने सक्सीड किसको किया है, मनोज मुकुंद नरवाने को, एमएम नरवाने को सक्सीड करके अब मनोज पांडे जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। थर्ड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एप्पल के सीईओ कौन हैं, तो वो टिम कुक हैं। और अगर हम एप्पल के फाउंडर की बात करें तो वो स्टीव जॉब्स हैं। ओके, ये क्वेश्चंस थे। आंसर्स इस बार सिर्फ एक स्टूडेंट हैं परमिंदर, उन्होंने आंसर दिया है, बाकी किसी का भी कोई आंसर नहीं है। ऐसा क्यों? आंसर्स आप लोग ना वीडियो के साथ साथ ही आंसर कर दिया करो, ठीक है। अब आज का स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे हम। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे होता है। अब गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? फूड की स्टडी होती है, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी फूड की स्टडी होती है। तो ये बेसिकली टारगेट करता है कि सस्टेनेबल फूड कंजम्पशन को फोकस करके ये जो डे है इसको मनाया जाता है। हमारा खाना कैसे ग्रो होता है, कहाँ से आ रहा है, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो प्लेट तक पहुँचने तक उसकी सारी प्रोसेस सस्टेनेबली एक तरह से चले, उसके लिए ये जो डे है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट 18 जून को एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। तो ये वाला जो डे है ये इस बार ना फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया है। 2022 जो है इसका पहला ईयर है, ठीक है, फर्स्ट है ये। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ये याद रखना है। अब क्योंकि हमने देखा है कि हेट स्पीच जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहले भी होती थी, बट अब जो है कुछ ज़्यादा ही फैल रही है। क्यों? इंटरनेट का जो मतलब एक इंटरनेट हर जगह एक्सेसिबल हो गया और हर कोई इंसान बिना सोचे समझे किसी के बारे में भी कुछ भी कमेंट कर सकता है। और वो जो है वाइड स्प्रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ठीक है। हर एक के पास इंटरनेट है, तो हर एक इंसान, चाहे उसको जिस इंसान के बारे में या जिस रिलीजन के बारे में या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर वो कुछ भी हेट स्पीच कर रहा है, कुछ भी गलत बोल रहा है, तो वो उसके बारे में जानता भी नहीं है बट वो बोल देता है और वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाती है वो बात। तो हेट स्पीच बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसको रोकने के लिए ये जो डे है इसको सेलिब्रेट करना हमने शुरू किया है इसी साल से, ठीक है। इस साल से शुरू किया है ये, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस बार इसकी अभी कोई थीम नहीं दी हुई है, तो जस्ट ये डे, इसका नाम आपको याद रखना है। 18 जून को हेट स्पीच डे मनाया जाता है। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्शुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो डे है, वैसे तो सेक्शुअल वायलेंस आपके पीस टाइम में भी होती है और वॉर टाइम में भी होती है, बट ये बेसिकली फोकस करता है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे या वॉर टाइम पे अगर कुछ भी सेक्शुअल वायलेंस होती है उसको ये बेसिकली फोकस करता है। उस टाइम पे जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं सेक्शुअल वायलेंस के, उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाना या उनको एक प्रॉपर ऐसे मतलब एक सेफ जगह पर प्रोवाइड उनको वो रखना ना, उनकी प्रॉपर केयर करना जो है इस डे का मेन मोटिव रहता है। तो उसके लिए इस डे को मनाते हैं। इस बार की जो थीम है इस डे की वो है प्रिवेंशन एज प्रोटेक्शन, एनहांसिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्शुअल वायलेंस, ठीक है। मतलब मेन इसका फोकस वो है जो वॉर टाइम में सेक्शुअल वायलेंस होती है, वो इसका मेन मोटिव फोकस रहता है। और उन सर्वाइवर्स को मेनली ये जो डे है इसके थ्रू हम थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। 20 जून यानी आज के दिन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे रिफ्यूजी मतलब रिफ्यूजी क्या होता है? अगर किसी भी इंसान को किसी भी रीज़न के लिए अपनी जो भी जगह होती है जहाँ वो पहले रह रहा होता है उसको छोड़ के कहीं इधर उधर शिफ्ट होना पड़ता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है या वॉर वगैरह वाली चीज़ें हो सकती हैं,
कुछ भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है रीज़न, तो उसकी वजह से अगर वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और डिस्प्लेस हो रहा है, उसको रिफ्यूजी कहते हैं। तो ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे रिफ्यूजीज़ के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? हूएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक सेफ्टी। ठीक है, इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। एक UNHRC की रिपोर्ट आई है, जो UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया है, इंडिया में ना 5 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं इंटरनली, लाइक इंडिया के अंदर अंदर ही अपनी जगहें छोड़ के कहीं और इंडिया में जो लोग हैं वो डिस्प्लेस होकर रह रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज या नेचुरल कैलेमिटी। और ये सिर्फ 2021 का डाटा है। ठीक है, और अगर हम ग्लोबली बात करें तो 100 मिलियन लोग जो हैं वो अपने घर को छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर हुए हैं, जिसमें से मेन रीज़न, ये 100 मिलियंस में से जो मेन रीज़न है वो यूक्रेन रशिया की जो वॉर है वो थी। ठीक है, तो ये डाटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिगर्स मतलब याद रखा करो, कभी कभी फिगर्स आती हैं स्पेसिफिकली जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके इंटरव्यूज़ या उसका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वहाँ पर आपके काम आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्यूजी डे। ठीक है, 20 जून को हम रिफ्यूजी डे मनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब आज का है, विच कंट्री होस्टेड 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट की है, ये हमसे पूछा है। तो ये किया आपकी A और B दोनों ने, स्विट्ज़रलैंड और कज़ाकिस्तान दोनों ने ये जो कॉन्फ्रेंस है इस बार की वो होस्ट की है। इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं एक बार। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12th मीटिंग थी ये को होस्ट की है स्विट्ज़रलैंड और कज़ाकिस्तान ने। कहाँ पर हुई है ये? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर WTO के हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, वहीं पर ही ये जो मीटिंग है ये होस्ट की गई थी 12 से लेके 16 जून के बीच में। ऑल द ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ 164 मेंबर नेशंस आर इन्वॉल्व इन द मीटिंग। अब इधर से हमारे को क्या पता लग रहा है कि टोटल इसके 164 मेंबर्स हैं, सारे ट्रेड मिनिस्टर्स 164 मेंबर कंट्रीज़ के, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये बेसिकली क्या टारगेट होती है, जो मिनिस्ट्रियल आपकी मीटिंग रहती है ये क्या टारगेट करती है, जितने भी मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं ना उन पे डिस्कशंस होती है, उन पे सॉल्यूशंस लिए जाते हैं या वो मैटर्स जो हैं वो कवर किए जाते हैं इन मीटिंग्स वगैरह के अंडर। ओके, ये जो मीटिंग है इसको चेयर किसने किया है? तिमूर सुलेमानोव ने। तिमूर सुलेमानोव डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कज़ाकिस्तान प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये पहली पोस्ट है, मतलब ये इनॉग्रल होल्डर हैं इस पोस्ट के, ये पहली पोस्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो तिमूर सुलेमानोव ने चेयर किया है इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द यूरोपियन कमीशन हैज़ रिकमेंडेड कैंडिडेट स्टेटस फॉर विच कंट्री। अब ऐसी सी चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कि जो यूरोपियन कमीशन है उन्होंने यूरोपियन यूनियन में दो कोई कंट्रीज़ हैं ऐसी जिनका कैंडिडेट स्टेटस उनको अलाउ कर दिया है। ठीक है, अब दो कंट्रीज मैंने बता दिया तो आपको आंसर पता लगी होगा, A एंड C इसका आंसर है। यूक्रेन और मोल्दोवा को ये अलाउ कर दिया है कि उनको कैंडिडेट स्टेटस दे दिया जाए यूरोपियन यूनियन का। अब उससे उनको क्या फ़ायदा होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले इसमें ये देख लेते हैं कि जो जॉर्जिया कंट्री है ना, उन्होंने भी अप्लाई किया था इस कैंडिडेट स्टेटस के लिए, बट उनको अभी मना कर दिया गया फ़िलहाल के लिए, और यूक्रेन और मोल्दोवा को ये जो स्टेटस है वो मिल जाएगा कैंडिडेट स्टेटस यूरोपियन कमीशन में। अब उससे क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं। द यूरोपियन कमीशन हैज़ मेड अ हिस्टोरिक स्टेप इन रिकमेंडिंग द यूक्रेन एंड मोल्दोवा बी ग्रांटेड यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट स्टेटस, पेविंग द वे फॉर देम टू प्रोग्रेस फ्रॉम फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स टू डेवलप्ड इकोनॉमीज़। अब यूक्रेन ने तो जब रशिया ने उस पर अटैक करना मतलब किया था ना, उससे भी पहले यूक्रेन ने ये बोल दिया था कि हमें जो है इसका कैंडिडेट स्टेटस दे दो, तो तब से इन्होंने इसके लिए जो है अप्लाई कर दिया था स्टेटस के लिए, और अब इनको अलाउ कर दिया गया है कि ये EU का एक पार्ट बन जाएंगे, बट अभी फ़िलहाल कैंडिडेट स्टेटस दिया है। ठीक है, इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक द यूरोपियन यूनियन। द अनाउंसमेंट इज़ मेड इन द वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एज आई डिस्कस्ड। जब ये यूक्रेन की जो इन्वेजन हुई है उसी के बाद, और ये इन्वेजन कब हुई है ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 24 Feb 2022 में ये जो वॉर थी, या रशिया ने जो है यूक्रेन को इन्वेड किया था। तो इधर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो उसके बाद ही ये जो डिसीजन है ये आया है। और अगर हम बात करें यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट की, तो वो हैं
उर्सुला वॉन देर लियन, इनके बारे में मैंने पहले बात की हुई है ना, इनका भी नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च एक्सक्लूसिव सेविंग्स अकाउंट फॉर किड्स। इन्जॉय, इन्जॉय है उस सेविंग्स अकाउंट का नाम, ये स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो फॉलोइंग में से कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया है? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ओके, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, या स्टेट की भी कोई भी जॉब है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव है, मतलब कि पहला ही ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड है सेविंग्स अकाउंट फॉर किड्स। और ये अकेला ऐसा है जो 0 से लेके 18 ईयर्स के लिए सेविंग अकाउंट्स की जो फैसिलिटी है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड करवा दी गई है। इसकी डिटेल्स देखते हैं अब। पहले आपको जो आपका सेविंग्स अकाउंट उसका नाम याद रखना है। बच्चों के लिए नाम क्या है? इन्जॉय। इन्जॉय में आई है, वाई की जगह आई है। ओके, ये 19 जून से लॉन्च हो गया है। और ये जो अकाउंट है इसमें क्या होगा? एक्सक्लूसिव डील्स होंगी। अब क्योंकि बच्चों के लिए है ना, तो बच्चों के ही लिए डील्स होंगी इसमें। कैसे? जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह पे बेस्ड कोई भी स्कीम्स आएंगी वो इसमें कवर होंगी। ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइडर्स वगैरह की भी सारी इसमें फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। इट एम्स टू इंट्रोड्यूस यंग किड्स टू फाइनेंशियल वर्ल्ड। अब क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को अगर सेविंग की आदत पड़ जाए तो ऑब्वियसली वो ऑन अ लार्ज स्केल जब वो ग्रो करेंगे तो उनकी सेविंग की हैबिट आ जाएगी उनमें, है ना। तो उसके लिए ये जो स्टेप है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं या जो मतलब यंग एज पे ही जो किड्स रहेंगे उनको एक आदत पड़ जाए सेविंग की, ठीक है। और क्या इसमें एज ग्रुप क्या है? 0 से लेके 18 ईयर्स तक। 18 ईयर के बाद तो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट बन सकता है, बट 18 ईयर्स से बिलो भी 0 to 18 के जितने भी बच्चे होंगे वो उनको अलाउ किया जाएगा कि वो सेविंग अकाउंट खोल सके अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कि बच्चे जा रहे हैं बैंक में और अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ जाके उनकी सुपरविजन में उनको अकाउंट्स खोलने का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। इसमें एक और फैसिलिटी है स्पेशल की जो माइनर्स 10 या फिर अबव होंगे, मतलब 10 से 18 के बीच के जो बच्चे होंगे ना, वो इसमें पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। ये इसका वन ऑफ द मेन पॉइंट है कि 10 से लेकर 18 साल के बच्चे भी इसमें जो पर्सनलाइज अपने डेबिट कार्ड हैं वो ले सकते हैं, वो इशू करवा सकते हैं, ठीक है। द अकाउंट विल ऑफर बेस्ट इन क्लास 7% इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स सेविंग अकाउंट की बात हो रही है और इंटरेस्ट ना पूछ जाए ये बहुत इम्पॉसिबल है, तो आपको ये याद रखना है कि 7% इसमें इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा बैंक। जो भी सेविंग होगी उस पर 7% का इंटरेस्ट। और बैलेंसेस कितने तक के हो सकते हैं? 5 लाख से लेके अप टू 2 करोड़ रुपीज़ तक के बैलेंस में ये जो इंटरेस्ट है ये प्रोवाइड करवाएगा बैंक, ठीक है। ये इसकी लिमिट रहने वाली है। अच्छा, इसके आपके इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO आपको ये ज़्यादा इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में चल रहे हैं, इनकी रीअपॉइंटमेंट हो गई है। वसुदेवन PN जो हैं, वसुदेवन पतंगी नरसिम्हन, इनकी रीअपॉइंटमेंट कर दी है RBI ने। 1 ईयर के लिए इनको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है MD CEO की पोस्ट पे फॉर इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रीअपॉइंट हुए हैं फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभी 2022 होना है, बट 2026 की भी जो होस्ट कंट्री है वो डिक्लेयर हो गई है। तो हमसे पूछा कि 2026 वाला फीफा जो है वो कौन होस्ट करने वाला है। तो ऑप्शंस में हमारे पास USA, कनाडा, मैक्सिको हैं और ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आंसर आपका यही है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा होने वाला है कि 3 कंट्रीज़ जो हैं वो को होस्ट करने वाली हैं इस इवेंट को, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं थोड़ी सी। फॉर द फर्स्ट टाइम 3 कंट्रीज़ होस्ट करेंगी, US, कनाडा एंड मैक्सिको। अब इसमें जो मेन सिटीज़ रहेंगी वो कौन कौन सी हैं? US से LA है, लॉस एंजलिस, टोरंटो कनाडा से है, मैक्सिको सिटी मैक्सिको से है, और टोटल जो हैं वो 16 होस्ट सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको पता होगा इनके अलग अलग जगह पर मैचेस होते हैं, अलग अलग होस्ट सिटीज़ रहती हैं, तो वैसे ही इस बार की जो टूर्नामेंट की ये जो 2026 वाला टूर्नामेंट होगा उसकी 16 होस्ट सिटीज़ होंगी। ओके, दिस विल द फर्स्ट वर्ल्ड कप होस्टेड बाय मोर देन 1 नेशन सिंस 2002। 2002 के बाद से, ये ईयर आपको याद रखना, 2002 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक से ज़्यादा कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है इस इवेंट को। इससे पहले 2002 के वर्ल्ड कप में जापान और साउथ कोरिया ने जॉइंटली होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप को, ठीक है। 2002 में
जापान और साउथ कोरिया ने। जितना इंपॉर्टेंट इस बारी का है ना, उतना इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम का भी हो सकता है, या इससे पहले जब को होस्ट किया था वो भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जापान एंड साउथ कोरिया ने इससे पहले किया था, अब कर रहे हैं यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है कि इससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है। वैसे तो इस बार वाला भी इम्पॉर्टेंट होगा, बट अभी सिंस उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, अगर एग्जाम तक आ रहे थे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट अभी फ़िलहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2018 का जो वर्ल्ड कप था वो होस्ट किया था रशिया ने, ठीक है, और जीता किसने था, फ्रांस ने। ओके, इसकी थोड़ी और डिटेल्स देखते हैं कि जो आपका अंडर 17 वाला फीफा कप है ना, वो कौन होस्ट कर रहा है। अंडर 17 वाला विमेंस का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है अक्टूबर 2022 में। अंडर 17 विमेंस वाला जो वर्ल्ड कप होने वाला है फीफा का, वो होने वाला है इंडिया में अक्टूबर 2022 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक और इसका पॉइंट था कि जो इस बार का होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, वो कहाँ होने वाला है। फीफा आपका जो 2022 होने वाला है वो दोहा, कतर में होगा। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये दोनों तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जो भी ऐसे स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स बनते हैं ना, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में, ठीक है। इस बार का दोहा कतर में, अंडर 17 वाला इंडिया में ही होगा अक्टूबर में, और जो नेक्स्ट होने वाला है वो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज म्यूजियम। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक क्रांतिकारियों के संग्रहालय की भूमिगत गैलरी का उद्घाटन किया है। एक अंडरग्राउंड गैलरी होगी जिधर जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे उनकी उनका एक म्यूजियम रहेगा, ठीक है। तो कहाँ पर किया इसको इनॉग्रेट, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है। इसकी डिटेल्स देखें तो ये जो गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज म्यूजियम है महाराष्ट्र के राजभवन में, ठीक है, राजभवन में ये जो म्यूजियम है ये इनॉग्रेट किया गया है। ये गैलरी ल्यूमिनरीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को जो है डेडिकेट की गई है, ठीक है। जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल में जिनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, उनके लिए ये जो गैलरी है इसको डेडिकेट किया गया है, या ये जो म्यूज़ियम है इसको डेडिकेट किया गया है। इसमें क्या क्या होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उन हीरोज़ के, उन फ्रीडम फाइटर्स के हिसाब से, मतलब उनके ऊपर बेस्ड, वो इसमें इंक्लूडेड होगी। साथ में उनका जो भी रोल रहा है फ्रीडम की मूवमेंट में, उनके स्कल्पचर्स होंगे, उनकी रेयर फोटोग्राफ्स होंगी जो और कहीं नहीं मिलती हैं, उनके म्यूरल्स होंगे, उनकी डिटेल्स। अच्छा, इसमें जो स्कूल स्टूडेंट्स होंगे ना, उन्होंने भी जितनी भी ट्राइबल रेवोल्यूशनरीज़ पे डिटेल्स प्रोवाइड करवाई होंगी ना, वो भी इस म्यूज़ियम में देखने के लिए अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो ये जो म्यूज़ियम है मेन, इसमें आपका क्या है, नाम इम्पॉर्टेंट है, गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज म्यूज़ियम, महाराष्ट्र के राजभवन मुंबई में ये इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल रीन्यूएबल एडिशंस इन 2022। अब अगर आपने ये क्लास शुरू से देखी होगी, हमने बहुत सारी ऐसी एडिशंस हैं जो डिस्कस की हैं रीन्यूएबल एनर्जी पे। तो हमसे पूछा गया है कि इंडिया का क्या रैंक है इस ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इंडिया का रैंक है इसमें 3rd, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रैंक है। हम सिर्फ चाइना और आई गेस यूएस के पीछे हैं, चाइना और यूएस के पीछे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है 2022 की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, इसको पब्लिश किसने किया है, रेन 21 ने, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 3rd प्लेस पे है। टोटल उसकी रीन्यूएबल पावर कितनी है, 15.4 गीगावाट्स। सारी रीन्यूएबल एनर्जी को अगर मिलाया जाए तो 15.4 गीगावाट्स की इंडिया की जो कैपेसिटी है वो है। और ये सिर्फ अभी की है, मतलब जो अभी इन्होंने ऐड किया है 2021 में, जो 2021 में इंडिया ने ऐड किया है, सिर्फ ये वो है, ठीक है। इसका हम आगे देखेंगे। फॉलोइंग, अच्छा फर्स्ट पे कौन है, चाइना, सेकंड पे यूएसए है। चाइना की 136 गीगावाट्स उन्होंने 2021 में इंस्टॉल की है, और यूएस ने कितनी ऐड की है, 43 गीगावाट्स।
थर्ड पे हमने 15.4 गीगावाट्स ऐड की है रीन्यूएबल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया इंस्टॉल्ड 843 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो पावर कैपेसिटी। हाइड्रो पावर मतलब पानी वाली, ठीक है। तो ये 843 मेगावाट्स की थी और ओवरऑल कैपेसिटी कितनी आ गई है 45.3 गीगावाट्स। अगर हम टोटल देखें कि जैसे हमने यहाँ पर बात की है कि 15.4 जो गीगावाट्स है ये इस साल में ऐड की है, बाकी टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी हमारी 45.3 गीगावाट्स है, जिसमें से 843 हमने लास्ट ईयर में ऐड किया है। अब इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है न्यू सोलर फोटोवोल्टेक कैपेसिटी इन एशिया का भी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका बन सकता है। फोटोवोल्टेक होता है जो सोलर सेल से हमने आपकी रीन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया है, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टेक कैपेसिटी जो है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है पूरे एशिया में, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है और ग्लोबली देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया सोलर पीवी कैपेसिटी में, फोटोवोल्टेक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अकॉर्डिंग टू कंतर ब्रांड्स 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट। अब कंतर ब्रांड्स ने एक मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट वो किया है, इंट्रोड्यूस की है। उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है ये हमसे पूछा है। तो खाली याद रखने की वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2022 में कौन सा है, एप्पल। एप्पल फर्स्ट पे है, फॉलोड बाय गूगल सेकंड, थर्ड पे अमेज़ॉन है, फोर्थ पे माइक्रोसॉफ्ट है। इसमें हम जो इंडियन कंपनीज है वो भी डिस्कस करेंगे आगे। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर ये एप्पल ही होगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। एप्पल ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया है, ठीक है, और वो फर्स्ट $1 ट्रिलियन ब्रांड बन गई है, ठीक है। फर्स्ट $1 ट्रिलियन ब्रांड बन गई है एप्पल। टोटल कितनी उसकी ब्रांड वैल्यू हो गई है 947.1 बिलियन $, फॉलोड बाय गूगल, अमेज़ॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट। आपको इसकी सीक्वेंस याद रखनी है, एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट रहती है कि कौन सी कंपनी ने ज़्यादा राइज़ किया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा राइज़ किस कंपनी ने किया है इस एक साल में, तो फ्रेंच एक लग्जरी ब्रांड है कार्टियर, उन्होंने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट राइजिंग ब्रांड बन गए हैं। ये एक साल में इन्होंने 88% राइज़ किया है टू $10 बिलियन, ठीक है। अब इनकी ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन हो गई है, सिर्फ एक साल में 88% इन्होंने राइज़ किया है। इसमें अगर इंडियन कंपनीज़ की बात करें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, फर्स्ट 4 हमने देख ली कि इंपॉर्टेंट कौन सी है, उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंडियन 4 कंपनीज़ इस लिस्ट में थी। सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या जो TCS हम कहते हैं वो 46th रैंक पे थी, ओके। टॉप 100 में ये, टॉप 100 में अगर हम देखें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप पे थी, ये आपको याद रखना है। सेकंड पे HDFC बैंक था, 61st रैंक है इसकी ग्लोबली, मतलब अगर इंडियन के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड पे इन्फोसिस जो है वो 64th रैंक है उसकी ग्लोबली, और LIC फोर्थ इंडिया की रैंक के हिसाब से, और 92 रैंक है इसकी ग्लोबली, ठीक है। ये टॉप 100 ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड जो थी उसके हिसाब से ये 4 इंडियन कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हैं। तो आपको ये चारों का भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चारों का भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। श्रेयस जी होजर becomes the first officer from Indian Railways to complete Ironman triathlon। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक Ironman triathlon नाम का ना एक वो होता है, टूर्नामेंट होता है, एक इवेंट होता है जो कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट 1 डे इवेंट माना जाता है, ठीक है। टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट होता है ये पूरी दुनिया का, Ironman triathlon। इसको कंप्लीट करने वाले इंडियन रेलवेज़ के श्रेयस जी होजर जो हैं वो पहले इंडियन ऑफिसर बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस इवेंट की थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं कि क्या इस इवेंट में क्या होता है। इस सिंगल डे इवेंट में मतलब एक ही दिन में इसमें आपको 3.8 किलोमीटर्स की स्विमिंग करनी होती है, 180 किलोमीटर्स की साइकिलिंग करनी होती है और 42.2 किलोमीटर्स की रनिंग करनी होती है।
तो इतना सुन के ही पता लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट है। इस इवेंट को कंप्लीट करने वाले पहले इंडियन ऑफिसर बन गए हैं श्रेयस जी हॉसर। आयरन मैन ट्रायथलॉन इवेंट का नाम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पॉइंट है कि रामाकृष्णा मुक्कावेली द फाउंडर एंड MD ऑफ मैथ्री एक्वाटेक becomes first Indian to be recognized as global SDG pioneer by UNGC। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं उसमें पायनियर के तौर पे चुने गए हैं UNGC के द्वारा रामाकृष्णा मुक्कावेली। किस लिए, क्या इनके वर्क को, किस वर्क को इनके रिकॉग्नाइज करके इनको ये अवार्ड मिला है या ये ऑनर मिला है? फॉर हिज वर्क इन बिल्डिंग वाटर सिक्योरिटी विद नेचर बेस्ड वाटर सॉल्यूशंस अक्रॉस इंडिया एंड 27 कंट्रीज। इंडिया के अलावा 27 और कंट्रीज़ में इन्होंने वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है, वो भी बहुत नेचर बेस्ड वाटर सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो ये इनका काफ़ी बड़ा मूव रहा है जिसके लिए इनको UNGC के द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर का एक रिकग्निशन मिली है। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंडियन बने हैं, तो इसके लिए ये भी, इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, रामाकृष्णा मुक्कावेली। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन, उन्होंने लग्जरी टूरिज्म क्रूज शिप जो है जिसका नाम है एम्प्रेस, उसको फ्लैग ऑफ कर दिया है चेन्नई पोर्ट से। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि तमिलनाडु में लग्जरी टूरिज्म क्रूज शिप जो थी एम्प्रेस, उसको चेन्नई पोर्ट से फ्लैग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल योगा ओलंपियाड 2022। अब एज यू ऑल नो आज 20 जून है, अगले कल यानी कि 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उसी के लिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 जो है, और एक क्विज़ कंपटीशन भी रहेगा इसके साथ, वो न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, जो थीम रहेगी योगा डे की वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, कैनरा HSBC OBC लाइफ हैज़ रीनेम्ड इटसेल्फ एज कैनरा HSBC लाइफ फॉलोइंग इट्स थर्ड पार्टनर PNB's डिसीजन टू एग्जिट। अब एक कैनरा बैंक, HSBC बैंक और OBC बैंक अब क्योंकि मर्ज होके PNB में शामिल हो गया है, तो OBC की जगह PNB इसका एक पार्ट था, अब पार्टनर था, तो ये तीन ने एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी, कैनरा HSBC OBC लाइफ। बट अब इसमें से जो PNB है वो एग्जिट करने वाला है, तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कैनरा HSBC लाइफ। OBC को वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि OBC इसका पार्ट था, तो PNB को इसका पार्ट होना पड़ा। ठीक है, OBC जो है वो अप्रैल 2020 में OBC मर्ज हो गया था। और OBC के साथ और कौन सा बैंक मर्ज हुआ था PNB में? अप्रैल 2020 में जो मर्जर्स हुए थे ना, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो PNB में मर्ज हुए थे एक OBC और एक हुआ था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अब ये याद रखना कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ था PNB में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं हुआ था। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक में कंफ्यूज होते हैं, तो वो नहीं करना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो इटसेल्फ और बैंक्स मर्ज हुए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें आपका एक कॉरपोरेशन बैंक और एक आंध्रा बैंक, ये दो बैंक सेम अप्रैल 2022 में यूनियन बैंक में मर्ज हुए हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनाइटेड बैंक मर्ज हुआ है PNB में, यूनाइटेड ही मर्ज हुआ है PNB में, यूनियन बैंक अलग से है। ठीक है, तो OBC की वजह से जो PNB है वो इसका पार्टनर था अभी तक, बट अब उन्होंने एग्जिट कर दिया, तो अब नाम कैनरा HSBC लाइफ हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जापानीज PM फूमियो किशिदा विल अटेंड दिस मंथ NATO समिट इन मैड्रिड। ये मेन है कि NATO समिट इस बार कहाँ होने जा रहा है, मैड्रिड में। NATO आपको पता ही है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो समिट है इनका जो होने वाला है इस बार का, उसमें जो जापान के PM हैं फूमियो किशिदा, वो भी इसको अटेंड करने वाले हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि जापान के कोई लीडर इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ साउथ कोरिया के भी पहले ऐसे लीडर होने वाले हैं जो वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं ना, यून सूक योल, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मून जे इन को। मून जे इनको रिप्लेस किया है इन्होंने। अभी मार्च में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो जो वो आपके नए प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के, यून सूक योल,
ये भी पहली बार ऐसे साउथ कोरिया के लीडर होने वाले हैं जो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। तो ये क्योंकि पहली बार होने वाला है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारे पास कि दी 47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये होने वाली है 28 और 29 जून को श्रीनगर में, ठीक है। इस मीटिंग को हेड कौन करेंगे, चेयर कौन करेंगे इनको, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, ठीक है, वो इसको चेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीरज चोपड़ा विल बी लीडिंग अ 37 मेंबर इंडियन एथलेटिक्स टीम एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। अब 37 मेंबर का एक इंडियन एथलेटिक वो जाने वाला है, टीम जाने वाली है, उसको हेड कौन करेंगे, लीड कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा। कौन सी गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। इसका वेन्यू भी पूछा मैंने आज के क्वेश्चन में, तो आपने वो भी मुझे बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ होने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द RBI हैज़ रेज द एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन या AFA लिमिट फ्रॉम 5,000 to 15,000 per transaction for e-mandates on cards, PPIs and UPIs for recurring transactions। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, ये तो मैंने आपको दे दी स्टेटमेंट जो मतलब आपको सारा सार देगी इस चीज़ का, बट ये है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। एडिशनल ऑथेंटिकेशन विल नॉट बी नीडेड फॉर पेमेंट ऑफ 15,000 पर ट्रांजेक्शन। पहले क्या होता था कि 5,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन पे हमारे को एडिशनल ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती थी ई मैंडेट्स वगैरह में, तो अब वो नहीं पड़ेगी। अब वो जो लिमिट है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 15,000। अब 15,000 तक की ट्रांजेक्शन्स पे एडिशनल कोई भी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। किस पे नहीं पड़ेगी, कार्ड्स पे, जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे, या फिर UPI पे। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें मतलब जो लिमिट है ना, जो अमाउंट है वो याद रखना है ज़्यादा, ओके। अब आज के क्वेश्चंस ये हैं आपके पास कि WTO के हेडक्वार्टर्स, हालांकि हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था उसमें ये हो गया मेंशन, बट फिर भी आप मुझे ये भी बताना, इससे आपका मतलब वो भी रिवाइज हो जाएगा कि आपने प्रॉपर वीडियो देखी है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है WTO के हेडक्वार्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी अप्रैल में ही लॉन्च हुआ है ना, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया है, PM नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, कहाँ पर ये लॉन्च हुआ है ये आपको मुझे बताना है। थर्ड है कि वेन्यू ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, ये कहाँ पर है ये भी मुझे बताना है आपने। और फोर्थ क्वेश्चन है नेटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, बाय।